हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष भारती, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जहां पर सब्जेक्टिव का 20 अंक हम लोग पक्का करेंगे। पूरी बुक से रहेगा सर, हिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो आपके डायरेक्ट पेपर में छपेंगे। मैं इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, ये सारे क्वेश्चन मैं अपने ऐप पर भी दे चुका हूँ। जिनको ऐप पर लेना है वो ऐप पर भी जाके ले सकते हैं सर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है, सिंपल और जो डायरेक्ट बोर्ड में है। ठीक है, आप लोग पहले के पेपर से भी मिला के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जहाँ पर हम लोग अपने 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। 30 से 35 क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट से स्टार्ट करेंगे, कोई भी देरी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन बगल वाली स्क्रीन में आपको दिख रही होगी, इधर साइड में ना, यहाँ पर सारा कुछ आपको दिखेगा। मैं यहाँ पर आपके सामने रहूंगा और इस इधर वाली साइड स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्टिव को 20 अंक का करेंगे। चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए फटाफट से। आई होप आप लोग सारे पेन कॉपी लेके बैठ रहे होंगे, है ना? यस, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। यस, जहाँ से हम लोग को पता है, सबसे पहले हम लोग 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव रहेगा सर, इसमें हम लोग कुछ दिक्कत वाली बात देंगे नहीं सर, सारा कुछ सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें हम लोग कोई दिक्कत करेंगे नहीं। और हाँ, पूरी बुक से हिस्ट्री वाली बुक से ठीक है, सिर्फ हिस्ट्री से डिस्कस करने वाले हैं और कोई सब्जेक्ट रहेगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे। यस, 20 अंक वाला रहेगा, मतलब 20 अंक कहने का मतलब है सारा कुछ समझा देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आज का टारगेट क्या है? 30+ क्वेश्चन वाले जो है वो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ हम लोग करने वाले नहीं है। ठीक है, और क्या कुछ होमवर्क देंगे आपको सर? ठीक है, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, एक मिनट। हाँ, कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस भी रहेंगे जो आप लोग को घर से करके आने होंगे। ठीक है, और इसके साथ आप लोग अपने जो होमवर्क के क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोग क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, बस आप अपने जो होमवर्क बनाएंगे उसको आप लोग सबमिट कर देंगे ऐप पर। ऐप पर सबमिट कर देंगे, बस काम हो जाएगा। ठीक है, पर सबमिट करना है आप लोग को होमवर्क को। ठीक है, ऐप पर सबमिट कर देंगे। आई होप आप लोग कर देंगे ना। होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेंगे सर, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। होमवर्क क्वेश्चन मेरे हिसाब से 5 to 7 रहेंगे, देख लूंगा मैं अभी। 5 to 7 ये आपको दिख जाए, 5 to 7 रहेंगे। ये हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो, आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नोट्स कैसे लें, है ना? सर नोट्स इसके कैसे लेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स नहीं मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिल जाएगा। नोट्स आपको सर लेना पड़ेगा वहां से। कहाँ से? ऐप से। फटाफट से ले लेंगे नोट्स। कैसे लेंगे तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद ऐसा आपको स्क्रीन दिखेगा। होम स्क्रीन में जाना है, ये वाली स्क्रीन में। मैं आपको दिखा दूँ, पॉइंटर पॉइंटर कहाँ गया जी? ये रहा, लेजर पॉइंटर का। ये वाला चीज दिख रहा है आपको, ये वाला है ना? ये वाला चीज यहाँ पर होम स्क्रीन है। तो होम स्क्रीन पे में आपको जाने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ इंटरफेयर देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आइए। और उसके बाद बात करें तो फिर आगे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको जैसे ही स्क्रॉल करेंगे वैसे आपके पास नया मतलब आपके पास स्क्रॉल करने के बाद कुछ ऐसा सेक्शन खुल जाएगा, देखने को मिलेगा कुछ ऐसा सेक्शन। 2023-24 एग्जाम स्पेशल क्लास नोट्स, ऐसा कुछ सेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, यस सर। इसके कारण उसके बाद हम लोग इसके बाद क्या सर? इसके बाद आपको यहाँ पर इसी तरह के आप लोग को मिल जाएंगे। सेक्शन वाइज बढ़ा दिया गया होगा, 2023 का है और 2024-25 का भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ऐप में अपडेट हो जाएगा। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बस यहीं पर आप लोग को मिलेगी। मैं बताना चाहता हूँ, होम स्क्रीन पे जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको फटाफट से वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक नया प्रोग्राम है हम लोग का ऐप में, जहाँ पर अपने फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हमारे हमसे डाउट पूछ सकते हैं। आप भी पूछ सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर डाउट आपको प्रोग्राम दिख जाएगा। ये रहा डाउट। ठीक है, ये है आपका डाउट, ये है आपका डाउट। यहाँ पर डाउट प्रोग्राम आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपको यहाँ से ले लेना है। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि डिस्कस करें अमेरिका कैसे
इंडो चाइना एंटर किया था मतलब इंडो चाइना में कैसे अमेरिका को दाखिल मिला था, कैसे सारा कुछ हुआ था, ठीक है? ये सारा चीज़ को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंडो चाइना था क्या? इंडो चाइना एक छोटा-सा कंट्री है, जहाँ पर हम लोग चाइना और इंडिया के मतलब बोल सकते हैं इंडो चाइना रीजन है। वहाँ पर वियतनाम के बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है? अमेरिकाज़ एंट्री जो है इंडो चाइना में, वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, जो धीरे-धीरे प्रोसेस हुआ है, सिर्फ बिगिनिंग से फाइनल तक गया है, ठीक है? शुरुआती में वो फाइनेंशियली और मिलिट्री से फ्रांस से सहायता लेके अमेरिका अपना वहाँ गया था। एक मिनट जरा-सा कलर चेंज करने दो, है ना? यस। ग्रेजुअल प्रोसेस है जो अपने बिगिनिंग और फाइनेंशियल मिलिट्री एड टू फ्रांस ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर। पहले इंडो चाइना में वो फ्रांस से सहायता लेके इंडो चाइना में एंट्री किया था, फिर कोरियन वार हुआ और जहां से वो कम्युनिस्ट एक्सपेंशन हुआ, वहां से फिर यूएस का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया था। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग जेनेवा एकॉर्ड्स में गए, जो 1954 में हुआ था। टेम्परली डिवाइडेड था वियतनाम में, but धीरे-धीरे कम्युनिस्ट insurgency in South Vietnam prompted further US intervention culminating in the Vietnam War। मतलब कि हम लोग जो इंडो चाइना में कैसे अमेरिका दाखिला होता है, तो वो अमेरिका दाखिला करता है धीरे-धीरे। नॉट द फास्टेस्ट प्रोसेस, दिस इज द ग्रेजुअल प्रोसेस, जहाँ पर अमेरिका को एक सीट दी जाती है वियतनाम के अंदर, ठीक है? ये नहीं कि वियतनाम में डायरेक्ट घुस जाता है, तो ये नहीं सर, वो जो है अपना काम धीरे-धीरे करता है, ठीक है? वो जो काम अपना धीरे-धीरे करता है और स्पीड में करता है, फ्रांस के साथ मिलके ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, ओके? यहाँ तक बात आप लोग का सहमत होना चाहिए, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? स्टार्ट करते हैं हम। हमने पिछले साल भी अच्छे तरीके से वीडियो को पढ़ाया, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम न्यू स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, जो आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। एक बार यहाँ से पढ़ लोगे यार, एक बार, ओनली वन टाइम, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। एक बार मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट आप सही सुन रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी वीडियो लाऊंगा, सारा कुछ आपको प्रोवाइड की जाएगी। हमने ऐप पर प्रोवाइड करवा दी है, फ्री अवेलेबल है। अच्छा, फ्री अवेलेबल कहाँ है सर? वो भी हम आपको दिखा देते हैं, अभी हम लाए थे। ये हाँ, यहाँ पर जो आपको दिख रही होगी, हेलो, है ना? यहाँ पर जो आपको दिख रही है, क्लास 10 सोशल साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस यहीं पर। कहाँ पर है सर? ये रुक जाइए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाली जगह, ठीक है? ये वाली जगह पर आपको मिल जाएगी, ठीक ठीक है? यस, ये वाली जगह पर मिल जाएगी। एक मिनट रुकते हैं, फिर आप लोग सोच लीजिए, ये वाली जगह पर जहाँ सोशल साइंस मैंने हाईलाइट किया है, वहां पर आपको मिल जाएगी, एकदम आराम से मिल जाएगी, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इसी को टिप नहीं, इस फोटो को ही क्लिक कर दो, फोटो को ही क्लिक कर दो, ठीक है? तो मिल जाएगा, ओके? यस, स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। हम लोग का जो अपना जो टॉपिक्स है, वो सिंपल से है, हिस्ट्री के सिंपल टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे अब आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हम लोग का सिंपल आता है, अमेरिका, इंडो चाइना, ये बहुत सारा चीज डिस्कस किए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीजन मूवमेंट बिहार का मतलब नोट लिखना है सर, पीजन मूवमेंट बिहार का। और ये सब जो टॉपिक है, बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना? ये कैसा टॉपिक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। हाईलाइटर को चेंज करते हैं एंड कलर चेंज कर लेते हैं यार, है ना? हाँ, एक नोट लिखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम यहाँ लिख देते हैं वीवीआई, एकदम कड़कती वीवीआई, ये सब कड़कती वीवीआई, कड़कती वीवीआई, ये सब ठीक है, कड़कती वीवीआई, यस। तो नोट लिखना है, सिंपल बात है, नोट लिखेंगे, कैसे नोट लिखाएगा अभी आपको पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रीडम मूवमेंट जो बिहार का, वो एक सीरीज चला था, इसके द्वारा सर फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स इन बिहार। लैंडलेस लेबरर्स का क्या मतलब है सर? जो जिनके पास जमीन नहीं थे, वैसे लेबरर्स के द्वारा ये सारा चीजें चलाई गई थी। ये वीवीआई है, वीवीआई मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यस, laborers in Bihar, India, in India, ठीक है? In the 1970s and 1980s, the movement was led by the CPI या फिर ML बोल सकते हैं। CPI मतलब कम्युनिस्ट पोस्ट, मतलब कम्युनिस्ट के तरह से चलाई गई थी एंड फोकस्ड on issues
such as land reform, debt relief and social justice. डेप्ट रिलीफ का क्या मतलब है सर? कर्ज से सुरक्षा के कर्ज से फ्री होने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए सर, सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक में उसको समाज में एक जस्टिस दिलाने के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई थी किसान द्वारा, ठीक है? और वो बोल सकते हैं लैंडलेस लैबरर्स जिसके पास जमीन नहीं थी, है ना? ये लिख सकते हैं आप लोग 1970s और 80s में चलाई गई थी किसके द्वारा? सीपीआई के द्वारा। बस इतना लिखेंगे, सारा कुछ काम आपको हो जाएगा। और हाँ, पहले मैं बता देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यार, शॉर्ट डिस्कस कर रहा हूँ। शॉर्ट तो चिल्लाना मत कमेंट में जाके कि सर लॉन्ग दे दीजिए, नहीं, शॉर्ट दे रहे हैं अभी। लॉन्ग की भी वीडियो आएगी, जरूर जुड़े। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या ही बोलूंगा मैं, चलिए आपसे कुछ नहीं मांगता, बहुत बढ़िया। व्हाट वाज द रोल ऑफ द मिडिल क्लास इन द इमरजेंसी सोसाइटी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। मैं जो भी दे रहा हूँ वो आपके एग्जाम में जाके ये 3 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से 3 बनाने होंगे, 3 यहीं से उठाएंगे, मैं गारंटी के साथ, ठीक है? कोई भी मॉडल पेपर भी उठा कर देख लेना, 3 यहीं से मिलेंगे, कोई भी, है ना? व्हाट इज द रोल ऑफ मिडिल क्लास? मतलब मिडिल क्लास का क्या रोल है इमरजेंस ऑफ सिटीज में? मतलब अपना जो औद्योगिकरण, मतलब ये शहरीकरण है, उसके जो इमरजेंस शहरीकरण का जो इमरजेंस है, उसमें मिडिल क्लास का क्या रोल है? बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। मिडिल क्लास प्लेड अ पाइवटल रोल। पाइवटल रोल मतलब सर, पाइवटल रोल मतलब बहुत अच्छा रोल निभाता है, एक बेहतरीन रोल निभाता है बाय ड्राइविंग डिमांड फॉर अर्बन गुड्स एंड सर्विसेज। ड्राइविंग डिमांड फॉर अर्बन गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है सर? एक डिमांड मांगती है गुड्स और सर्विसेज के लिए, है ना? उसके बाद ग्रोथ shaping urban landscapes through their consumption patterns and preference. ओके, ये मिडिल क्लास एक रोल निभाती है इमरजेंसी ऑफ सिटीज के लिए बाय ड्राइविंग डिमांड बाय ड्राइविंग डिमांड फॉर अर्बन गुड्स, फॉर अर्बन गुड्स मतलब शहरी गुड्स के लिए अपना डिमांड करती है कि यार हमें भी दो, हमें भी शहरीकरण अपना करना है, गांव को थोड़ा सा शहरीकरण करना है, एक सिटीज बनाना है, सिटी को इमरजेंसी में लाना है। तो इससे छोटा छोटा रोल आपके सामने दिया होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम लोग इसका मिडिल क्लास ने मांगा था, बहुत ही अच्छा सा आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है सर, आगे है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। इंडिया के ऊपर अपना ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट के बारे में चर्चा करना है, एकदम करेंगे सर आगे। ग्लोबलाइजेशन जो है हैज ब्राउट इकोनॉमिक ग्रोथ टू इंडिया थ्रू इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बेहतरीन तरीके से इंक्रीज लाई थी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। ग्लोबलाइजेशन के ही कारण आज हम लोग यूपीआई और बहुत सारे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? However, it has led also to job displacement in some sectors and increase in inequality. और ये बहुत सारे सेक्टर्स में जॉब को भी दिलवाने का काम की है, और बहुत सारा इनइक्वालिटी का इंक्रीज किया गया है सर। इनइक्वालिटी मतलब सर वैसा इनइक्वालिटी क्या कि एक को 50 एक को 100 जी रहे। इंक्रीज इनइक्वालिटी दैट मीन्स कि सभी को काम करने का मौका दिया गया, सभी को जॉब देने का मौका मिला है। बेसिकली आज भी बेरोजगारी है, लेकिन कुछ के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण थोड़ी सी इंडिया में तेजी आई थी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, ठीक है? ये हम लोग लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट चर्चा करते हैं फ्रेंच का एक्सपेंशन कैसे हुआ था इंडो चाइना में। जैसे कि अभी हम लोग शुरुआत में इंडो चाइना के क्वेश्चन लिए थे, अमेरिका कैसे इंडो चाइना आई थी, उसी प्रकार इसमें है फ्रेंच का एक्सपेंशन कैसे हुआ इंडो चाइना में। बहुत बढ़िया, आइए कैसे चर्चा करते हैं। द फ्रेंच एक्सपेंशन इन इंडो चाइना बिगेन इन द मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी में फ्रेंच का एक्सपेंशन इंडो चाइना में हो गया था, or by economic and strategic interest through a series of military campaigns, through the series of military campaigns, है ना? Through the series of military campaigns and diplomatic maneuvers, France gradually established control over Vietnam, Laos, and Cambodia, forming the Union of France and China in 1887। पर क्या समझ में आया इसमें? इसमें कि हाँ, हाँ, सॉरी, 19th सेंचुरी में जो 19वीं सदी में
जो ड्राइवन था, मतलब ड्राइवन बोलते हैं, एक बाय इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मतलब फ्रेंच जो है वो एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से इंडो चाइना में एक्सपैंड हो गई थी 19th सेंचुरी में। कौन से सर सीरीज में मिलिट्री के द्वारा एक डेवलपमेंटिक मैन्यूवर से धीरे धीरे जैसे मैंने बोला था कि अमेरिका धीरे धीरे गई थी फ्रांस की सहायता से, फ्रांस अपनी अपनी धीरे धीरे मिलिट्री की सहायता से जाएगा। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 1887 में हमारा जो फ्रांस फ्रांस था मतलब फ्रांस था, वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में पूरी तरीके से हासिल हो गया था 1887। ठीक है, लर्न दिस डेट 1887। ओके, लर्न दिस डेट। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द लर्निंग। हेलो, हाँ, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू रवैया। इधर देखिए, इधर देखिए। हेलो हेलो हेलो, इधर देखिए प्लीज। नमस्कार, इधर देखिए। Concentrated to the screen only. No इधर उधर focus only। ठीक है, give a brief introduction to Lenin। लेनिन का क्या क्या इंट्रोडक्शन है उसको आप मुझसे लिखिए। लेनिन सर बेसिकली लेनिन, और लेनिन एक मार्क्सवादी था है। लेनिन एक मार्क्सवादी था जो हम लोग सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट, वेट अ मिनट प्लीज। हम लोग इसको सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये इस चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है। रशियन रिवॉल्यूशन भी इसी में है शायद, है ना? रशियन रिवॉल्यूशन भी इसी में है। जैसा वेट करेंगे हम लोग फटाफट से ना। तो इंट्रोडक्शन देना है लेनिन का, कैसे देंगे सर? बहुत इजी तरीके से देंगे, फटाफट तरीके से देने वाले हैं। ठीक है, चल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो लेनिन कौन था? लेनिन एक रशियन रिवॉल्यूशनरी था जो पॉलिटिशियन भी था। हु लेड द बोल्शेविक फैक्शन, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। बोल्शेविक फैक्शन ऑफ द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी टू विक्टरी इन द अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। 1917 में मतलब उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था बोल्शेविक क्रांति के नाम से। आप लोग पढ़े भी होंगे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, उसमें लेनिन का बड़ा बड़ा युग। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट। तो ये क्या क्या था? एक वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट को भी क्या क्या था, इस्टेब्लिश किया, है ना? और ये रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसका नाम था क्या, रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक। ही वाज द फर्स्ट हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम 1970 से 1924। ठीक है, याद कर सकते हैं कि लेनिन जो था वो कौन था और लेनिन का काम क्या था। ठीक है, लेनिन जो था वो रिवॉल्यूशनरी था, रशियन रिवॉल्यूशन, है ना? आप लोग लिख सकते हैं रशियन रिवॉल्यूशन था, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर। आई होप आपको समझ में आया। और ये फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट भी था 1970 से 1924 तक। सॉरी, नाइन, अरे यार, हाँ ठीक है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिल्क रूट? सिल्क रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्क रूट हमेशा सवाल आता है, सिल्क रूट से हमेशा सवाल आता है। ठीक है, थैंक्स। सिल्क रूट होता क्या है? सिल्क रोड जो है वो एक नेटवर्क है ट्रेड का एक नेटवर्क है जो कनेक्टिंग चाइना और टू यूरोप, चाइना से यूरोप जाने का एक रास्ता है। रूट्स है किसका सर? ट्रेड करने का रूट्स है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइडियाज एंड कल्चर्स फॉर सेंचुरीज, है ना? सदियों के लिए इसे यूज किया जाता था, अब नहीं है ये सिल्क रूट। ना, सिल्क रूट एक नेटवर्क है ट्रेड रूट से कनेक्टिंग चाइना एंड यूरोप। बस इतना लिखेंगे, काम ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर दैट मीन्स, अच्छा ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के स्लाइड में मैं इसे ऐड करवा दूंगा, या फिर देख लो, या फिर देख लो, इसको कोई दिक्कत है, दिक्कत ही नहीं है। इसको देख लो सारी, है ना? एग्रीकल्चर जो है कल्टीवेटिंग लैंड, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, मतलब एग्रीकल्चर क्या क्या रखती है, कैरेक्टरिस्टिक बताना है, ये एग्रीकल्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सर है ना ज्योग्राफी का क्वेश्चन मेरे ख्याल से। ये ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का नहीं है। ठीक है, मैं इसे नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये स्लाइड में ऐड रहेगा, इस स्लाइड में भी ऐड रहेगा, ज्योग्राफी की आने वाली क्लासेस में भी ऐड रहेगा। ठीक है, मेंशन टू अचीवमेंट्स ऑफ द यूएन अकाउंट। तो देखो यार, इस वीडियो को कम से कम
200 व्यू पहुंचाओ, 200 व्यू पहुंचाओ, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। प्लीज 200 व्यू कम से कम पहुंचाओ इस वीडियो को, तब हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार अपलोड कर रहे हैं, 200 बच्चों को कम से कम दिखाओ, अपने फ्रेंड्स को भेजो, कहीं कहीं से यार लाओ, है ना। अपने चैनल में ही बहुत सारे लोग हैं, उनको भी दिखाओ प्लीज, है ना। मेंशन टू अचीवमेंट्स ऑफ द वियना कांग्रेस के दो अचीवमेंट्स को लिखना है, आराम से लिखना है। क्या क्या? सबसे पहला एक बैलेंस पावर है यूरोप में, और एक रिस्टोरेशन है नेपोलियन के द्वारा मोनार्कीज है ना। रिस्टोर द मोनार्कीज ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, नेपोलियन के द्वारा मोनार्कीज में रिस्टोर हुआ। बस दो ही लिखना है, बैलेंस पावर इन यूरोप एंड रिस्टोर द मोनार्कीज बाय द नेपोलियन, बस काम खत्म। नेक्स्ट है मेजर इनटू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आराम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और एक कौन सा है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ। सबसे पहले बात करते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, उसके बाद एक आता है एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर्स। दो दो चीजें होती हैं, इन दोनों के बारे में भी चर्चा करते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण से भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक नेगेटिव इफेक्ट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण अपना जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया, है ना। फॉसिल फ्यूल्स बढ़ेगी, मशीन का काम होगा, फैक्ट्री से काम होगा, तो वो हो गई एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब वर्कर्स का काम खत्म हो गया, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होने से शुरू हो गया, मशीन का काम ज्यादा हो गया, चाइल्ड लेबर थोड़ी सी बढ़ गई, है ना। ऐसे एक्सप्लोइटेशन हुआ वर्कर्स का, और वर्कर्स से क्या हुआ सर, मतलब एक्सप्लोइटेशन मतलब समझते हो, एक्सप्लोइटेशन मतलब उन पर दबाव डालना, है ना। तो ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड एबिलिटी टू फिट इनटू टाइट स्पेसेस, और उसे मतलब पढ़ने उड़ने की छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी दिक्कत होने लगी, लो वेजेस पर काम करवाना पड़ा, लॉन्ग हावर्स, हाँ हमेशा मतलब कम काम करवा रहे हैं, ज्यादा काम करवा रहे हैं, पैसा कम दे रहे हैं, ऐसा कुछ, है ना। तो एक्सप्लोइटेशन हुआ उसका, है ना। आइए आगे चलते हैं। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ मैं कर ही नहीं सकता, ये एग्जाम क्वेश्चन में एकदम आएगा, क्यों मेरे अंदर से, मतलब क्या ही बोले, एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। चलिए, इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होता है? इकोनॉमिक क्राइसिस द मोस्ट मतलब पीरियड ऑफ, मतलब ऐसा पीरियड था ना यार यहाँ पर, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी हमारे वर्ल्ड्स में, है ना। ये पीरियड ऑफ सेवर इकोनॉमिक्स से, मतलब इसमें जो है ना पैसा खत्म हो गया था बेसिकली, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ गई थी, फॉलिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फॉल हो रहा था, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पॉवर्टी ज्यादा हो रही थी, बस यही इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस एक ऐसा है कि इकोनॉमिक हार्डशिप हो गई थी, यहाँ पर बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, प्रोडक्शन गिर गया था, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, दिस इज द इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना, है ना। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू चंपारण सत्याग्रह, सर आप खुद नेशनलिज्म इन इंडिया के कम क्वेश्चन नहीं है। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और इतना ही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपकी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू चंपारण सत्याग्रह, लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये भी, वही चलेगा, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917, एक मिनट देख लूंगा कितना क्वेश्चन है, या ये देख लेते हैं आराम से, ये देखो अभी बहुत सारा क्वेश्चन लिखा है, बहुत सारा, ढेर सारा क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग 50 स्लाइड पर है, 30 स्लाइड पे है, है ना। चलिए, हाँ तो क्या बोले, चंपारण सत्याग्रह 1917 में लॉन्च हुआ था। सत्याग्रह किसके द्वारा हुआ था? महात्मा महात्मा गांधी जी के द्वारा, हमारे पूज्य बापू श्री के द्वारा हुआ था, है ना। इट वाज अ पीजेंट अपराइजिंग इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अगेंस्ट द फोर्स्ड कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, और ये चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? इंडिगो के कारण। इंडिगो मतलब नील की खेती, है ना। नील की खेती के कारण हुआ था चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर हुआ था? चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार, है ना। मूवमेंट जो है सक्सेसफुली अबॉलिश कर दिया गया था बाय तीन खाटिया सिस्टम, स्टैब्लिश फार्मर्स राइट्स, है ना। और तीन खाटिया सिस्टम को लाया गया, फिर फार्मर्स के जो राइट्स है उनको भी दिया गया, और फिर अपने व्हाइट आदमी लोग जो थे, व्हाइट मैन, है ना, बोले तो ब्रिटिश लोग भी यहाँ पर आए थे, आराम से स्टैब्लिश हुआ इस फार्मर्स का राइट, और ये एक सक्सेसफुल सत्याग्रह माना भी गया, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हाट इज न्यू डील? न्यू डील क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे क्या? डू इट बाय सेल्फ, है ना। सेल्फ सेल्फ करेंगे इसको, ज्यादा कुछ है नहीं, कि हम समझा देते हैं, जैसे कि न्यू डील एक सीरीज था, प्रोग्राम था, जो आपको रूजवेल्ट नामक एक व्यक्ति ने लॉन्च किया था, कब सर? 1939 और 33 के शायद बीच में, ठीक है।
or it aimed to provide relief for the unemployment and poor, recover the notes, sorry, unemployment and poor, recover the economy to normal levels, and reform the financial system to prevent future depressions. Okay, ये खुद से कर लेते हैं, ये एक ही याद करने का चीज है ना। Why was the vernacular press sector opposed by the India? Vernacular press sector अपोज क्यों हुआ था इंडिया के द्वारा? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हिस्ट्री का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर इसको माना गया है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन के लिए है और अपोज किया गया था इंडिया के पास। ठीक है? बिकॉज इट रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम। क्यों ये मतलब अपोज किया गया था? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा था फ्रीडम प्रेस का, प्रेस के फ्रीडम का रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। बोल रहा था इंडियन लैंग्वेज में, बोल रहा था कि हम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोली कि वही छापो तुम इंडिया। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा न्यूज़पेपर नहीं बनता है। तो दिस इज द वर्निकुलर प्रेस एक्ट, है ना? और इस पॉलिसीज को दबाया गया था, न्यूज़पेपर को कंट्रोल में लाना चाह रहा था बिल्कुल, जो इंडिया ने अपोज किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग। हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अब ये इंपॉर्टेंट है, अफेक्ट द लिवलीहुड ऑफ द वर्कर्स, है ना? हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्ट द लिवलीहुड? लिवलीहुड लिखा गया है हमारे राइटर साहब। यहाँ से हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, हम इसको काटेंगे। हाँ, लिवलीहुड लिख देते हैं, लिवलीहुड, ताकि आपको नोट्स मिले। नोट्स मिलेंगे तो ये अच्छे से टाइप हो, ठीक है? नोट्स मिलेंगे तो यहाँ पर अच्छे से टाइप होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ से वैसे भी अच्छे से टाइप। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या बोले, हाँ, इनिशियली created new jobs but often led to poor working condition। धीरे धीरे वो न्यू जॉब्स ला रही थी वर्कर्स के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो फिर पुअर वर्किंग कंडीशन में चली गई, क्योंकि वहां पर हमारे लोग जो थे वो गद्दारी करने लगे, लो वेजेस देने लगे, कम पैसा देने लगे, लॉन्ग आवर्स करवाने लगे। ये था, है ना? तो जिस तरीके से मतलब इस तरीके से वर्कर्स का जो लिवलीहुड था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण खराब हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। वो वाज मर्जिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मर्जिनी कौन था? एक रिवोल्यूशनरी था, सबको पता है, जो इटालियन यूनिफिकेशन के लिए काम कर रहा था, है ना? और उसके बाद ये पैशनेट था, एडवोकेट था फॉर इटालियन इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिकेशन के लिए, है ना? किसी भी मर्जिनी फिर बाद में भाग जाता है इटली को, मतलब नहीं कर पाया तो भाग जाता है ना। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लीजिए। व्हाट इज कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म क्या है? यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर प्राइवेट individuals or business own and control the means of production within the goal of making a profit। मतलब कैपिटलिज्म पूंजीवादी इसको बोलते हैं हिंदी में। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जहां पर प्रोडक्शन का कंट्रोल हो रहा था मीन्स का, विद द गोल ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। इसको हम लोग मतलब प्रॉफिट का जहां पर बन रहा है उसको हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। व्हाई वाज द मिनिमम वेजेस वेजेस पास्ड एंड व्हाट वेर इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव? मिनिमम वेज जो है वो 1948 में पास हुआ था, और इसमें जो है प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन के लिए इसे लागू किया था, जो लेबर्स के पास, वर्कर के पास एक्सप्लॉइट हो रहा था उसी कारण से, है ना? फिर गवर्नमेंट टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इसके कारण से हम लोग को लागू किया गया था, और इसको फिक्स मिनिमम वेजेस के लिए देने के लिए जो हम लोग के वर्कर्स को लॉन्ग आवर्स बताया जा रहा था, मतलब बढ़ाया जा रहा था, उनको कम करने के लिए पर ये लागू हुआ था। ठीक है, चलिए। हाउ डिड द प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट इन यूरोप? प्रिंटिंग प्रेस कैसे स्टार्ट हुआ था? जोन्स गुटेनबर्ग ने इसको स्टार्ट किया था सर, मूवेबल टाइम प्रिंटिंग के द्वारा। 440 जर्मनी में, 440 इन जर्मनी। ओके, आप लोग इसको पढ़ लेना यार, है ना? क्योंकि आल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ नॉलेज आइडिया ड्यूरिंग द रिनाइजेंस। ओके, तो नॉलेज के लिए इसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया गया, क्योंकि नॉलेज अगर प्रिंटिंग प्रेस बढ़ेगी, कम दाम में बुक बिक रहा है, नॉलेज बढ़ेगी, है ना? ऐसा लिख सकते हैं। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1848? क्या क्या मुख्य कारण है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? तो एक है इकोनॉमिक हार्डशिप, इकोनॉमिक क्राइसिस भी जिसको बोलते हैं, और दूसरा है पॉलिटिकल डिस्कॉन्टिन्यूशन और सोशल इनइक्वालिटी। 1848 में जो हुआ था क्रांति, है ना? सोशल इनइक्वालिटी भी बोल सकते हैं, सामाजिक भेदभाव।
व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द स्टेट, स्वदेशी मूवमेंट ऑफ द इंडस्ट्री पर क्या पड़ा, स्वदेशी मूवमेंट पर इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वहां पर जो टेक्सटाइल्स, जो बन रहे सॉफ्ट बन रहे मैचेस हो रही है इंडस्ट्री में, उसको कम नहीं लेने लगी हम लोग, है ना, स्वदेश का अपनाने लगे, हम लोग स्वदेशी मूवमेंट चलाए गए, है ना। While the movement did not completely overturn British economic dominance, it laid the foundation for the growth of an indigenous industrial base. जरूरी नहीं है कि हमने पूरी अपनाया, लेकिन दिस इज द ग्रोथ बेस था, फाउंडेशन था, और यहीं से हम लोग स्वदेशी मूवमेंट अपनाने लगे। अब फिर अपना काम शुद्धि कपड़ा हम लोग ने पहना काम चालू किया। व्हाट इज ब्लडी संडे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लडी संडे जो था वो एक संत पीटर्सबर्ग के द्वारा, मतलब संत पीटर्सबर्ग में रसिया में 22 जनवरी 1905 में इसको चालू किया गया था, 1 मार्च को, जो वर्कर्स के द्वारा हो रहा था जार निकोलस के समय में, ठीक है। डिमांडिंग की बेटर वर्किंग कंडीशन हमें मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ वहां पर जानते ही हो, है ना, कि जार्ज के लोगों ने आया और धड़ 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 मशीन गन चला के सारे को साफ करवा दिया। जिस तरह जलियन वाला बाग कांड हुआ था, उसी तरह ब्लडी संडे को भी माना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जलियन वाला बाग जो जैसा था एकदम सेम ब्लडी संडे है, बस इसमें सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में हुआ था। और कौन करवाया था, जार करवाया था, जार निकोलस, है ना, ये आदमी लोग आए थे। बहुत बढ़िया। रोल क्या था ऑस्ट्रिया का जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए, बहुत अच्छा रोल नहीं था इसका, कि सब कुछ तोड़ ताड़ के खराब कर दिया, है ना। मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों पे, मतलब कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया अपोज़ किया था इटालियन और जर्मनी यूनिफिकेशन के लिए, ठीक है? कुछ-कुछ वो भी माँग कर रहा था, बहुत बढ़िया। व्हाट वाज़ द पर्पज़ ऑफ दांडी मार्च? दांडी मार्च का क्या-क्या पर्पज़ था? दांडी मार्च का पर्पज़, देखो ये एक वन शॉट लेक्चर है, हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा-सा आप लोग भी देख के चलिए। बैच में अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब ठीक है, पहले वाले से हम थोड़ा-सा फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग के पास भी टाइम कम है। ये पीडीएफ मिलेगी, आप लोग आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। हम एक बार वीडियो आप लोग के लिए छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या था डांडी मार्च का? 2021 और 22 से पूछा गया है। ठीक है, डांडी मार्च का पर्पस क्या था? डांडी मार्च का पर्पस जो था वो इट एम टू चैलेंज द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन, है ना? सॉल्ट प्रोडक्शन मोनोपोली के लिए, इसे अपोज करने के लिए था, चैलेंज था, और जो ब्रिटिश रूल ने बनाया था, है ना। डांडी मार्च सॉल्ट के लिए हुआ था, सॉल्ट मार्च जिसको बोलते हैं। नॉन कॉपरेशन अशोक आंदोलन जो था वो फर्स्ट मार्च मूवमेंट कैसे बन गया था? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, है ना, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए थे 1920 में, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। चौरी चौरा कांड होने के कारण 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद में जो मूवमेंट चलाया गया असहयोग आंदोलन, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे, और जिसके कारण से ये एक मास मूवमेंट बन गया। ठीक है। हाउ डिड द सलम सिस्टम स्टार्ट? सलम सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ा, तो अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, और इमरजेंस ऑफ सिटीज हुआ, जिसके कारण से यहाँ पर स्लम धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। ओके, पॉवर्टी भी धीरे धीरे, गरीबी भी बनी, है कि नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, नेचुरल डिजास्टर के कारण स्लम स्टार्ट। स्लम किसको बोलते हैं? बेसिकली झोपड़पट्टी। स्लम किसको बोलते हैं? झोपड़पट्टी को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट एनी टू काउजेस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, दो कारण लिखे हैं रशियन रिवॉल्यूशन के। देखिए हिस्ट्री है, आपने सभी कुछ डिटेलिंग में पढ़ा होगा, हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दिखा रहे हैं, दे रहे हैं आपको। ठीक है सर, रशियन रिवॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स इवेंट था, मल्टीपल कारण थे इसके, है ना। तो दो फैक्टर हम आपको दे रहे हैं, टू की फैक्टर्स पे। कौन कौन है सर? पहला है कि इकोनॉमिक हार्डशिप, और बोले तो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो बहुत सारा प्रोवर्टी, फूड शॉर्टेजेस हो गया था, जिसके कारण से इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, है ना। और एक था पॉलिटिकल डिप्रेशन। पॉलिटिकल डिप्रेशन मतलब कि जहाँ पर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, रशियन के रिवॉल्यूशन, मतलब पॉलिटिक्स के कारण भी यहाँ पर था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। आगे आप लोग के लिए सारा क्वेश्चन लगाए हुए हैं, बहुत सारा अच्छे से क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन एक बार आ गया था, जो पूरा बिहार बोर्ड में कहीं नहीं मिले, मेरा नोट्स में आपको मिल जाएगा, है ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। Digital industrialization कौन है? Is a decline of manufacturing and industrial activity within a country or region। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल का जो एक्टिविटी था उसको डिक्लाइन कर दिया गया था, और विद इन अ कंट्री और रीजन, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, नोट्स ले लीजिएगा।
होमवर्क आ गया है, होमवर्क साइड आपके पास आ गया है। नोट्स आप लोग को ले लेना है कहाँ पर? नोट्स, ये वाला नोट्स आपको ले मिल जाएंगे वहाँ पर ऐप पर। ऐप में कैसे लेंगे आपको बता दिया गया है कि ऐप को डाउनलोड करिए फटाफट से। अभी ऐप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर से आप लोग को ऐप को डाउनलोड करिए, नोट्स डाउनलोड करिए, होमवर्क करिए, होमवर्क को सबमिट करिए एंड एंजॉय करिए। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। होमवर्क कौन कौन सा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस? ब्रिटेन वुड ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद how was the condition of Russian farmers before the revolution? Why did the Khilafat movement take place? What were the obstacles of the unification of Germany? And when and where was the Indian National Congress established? नोट्स देखिएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं डाउनलोड करना कोई दिक्कत मत करो, लेकिन पढ़ो यार, है ना? पढ़ लो बस, है ना? चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब इतना बड़ा बड़ा लिखवा दिए, सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मजे करिए। बाय, ठीक है।